भूख बहुत जोर से लगी हो और थाली थाली में एक ही रोटी हो, उस एक रोटी को भी छोड़ने का अगर काम किसी ने किया तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने। ये एक इस्तीफा नहीं था, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दांव पे लगाई थी। हमारे जितना भी शीर्ष नेतृत्व था इस बात को सुन के एकदम सत्ते में आ गया था। अभय सिंह जी चौटाला से कहने लगे कि चौटाला साहब एक ही सीट है हमारे पास और अगर कोई भी नतीजा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभय सिंह जी ने एक बात कही कि जब मैं दिल्ली बॉर्डर पे गया तो मैंने अपने किसान बुजुर्गों की आंखों में मेरे प्रति एक आस और उम्मीद देखी और मैं नहीं चाहता कि वो उम्मीद उनकी मर जाए। मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो इस्तीफा दूंगा, नतीजा चाहे कुछ भी हो वो भविष्य के गर्भ में, लेकिन इस्तीफा मैं निश्चित रूप से दूंगा। 27 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे के बाद इलाहाबाद का बाई इलेक्शन आया, आप सबने प्रत्यक्ष रूप से देखा। इलाहाबाद के बाई इलेक्शन में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कांग्रेस पार्टी के नेता उस इलेक्शन में गए और इलाहाबाद हल्के में एक गांव का नाम है जमाल। जमाल गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए कहने लगे कि आया तो हूं मैं कांग्रेस खातर पर कांडा मेरा मित्र है। इस बात से आप बताओ क्या मतलब निकालोगे? राजनीतिक मंच से इस बात का मतलब सारी जनता समझ रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो कोई नेता 2-4 बार चश्मा लगा ले उतार ले तो भी इशारा समझ जाते हैं कि क्या इशारा हो गया। अब वो सीधा सीधा नाम लेके जब ये बात कह के गए तो नतीजा आपके सामने है। इलाहाबाद के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे की जमानत जब्त होगी और ये इस बात का सबूत है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। अब फिर कांग्रेस का इतिहास तो आपसे छुपा नहीं है। ये जो जयप्रकाश जी आज टिकट लेके फिर आपके बीच में आ गए, ये तो कहते थे ना गादड़ी बागड़ी, इनको डंडे से हाँकना पड़ता है। इस बात को आप भूलना नहीं, मैं तो याद करा के जाऊंगी क्योंकि मैं सामने खड़ी हूँ। सारी बात बता के जाऊंगी, सारा हिसाब बता के जाऊंगी। और फिर कांग्रेस का इतिहास तो एक ही शब्द में सिमट जाता है। अपने खेतों में घास उगती है, उस घास का नाम क्या है? कांग्रेसी घास हमने क्यों रखा था? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी तानाशाह बनी और किसान के विरोध की नीतियां बनाने का काम करा। अब जहां ये इतिहास कांग्रेस का है वही बीजेपी भी इससे पीछे नहीं। 9.5 साल हो गए आपने भुगता है। 13 महीने का तो आंदोलन लड़ा, फिर जहां किसान ने आंदोलन लड़ा, कर्मचारी ने आंदोलन लड़ा, व्यापारियों ने आंदोलन किया, डॉक्टरों ने आंदोलन किया, मास्टरों ने आंदोलन किया, खिलाड़ियों ने आंदोलन किया, सैनिकों ने आंदोलन किया, आशा वर्करों ने आंदोलन किया, आंगनबाड़ी की महिलाओं ने आंदोलन किया, गांव के सरपंचों ने आंदोलन किया। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसने आंदोलन नहीं किया हुआ। आंदोलन क्यों होता है? जो सत्ता में बैठी पार्टी जब कोई बात ना सुन रही हो, वही विपक्ष कमजोर हो तो जनता को आंदोलन करना पड़ता है। अगर विपक्ष मजबूत होता तो भी हमें आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये जो 32 एमएलए कांग्रेस पार्टी के थे, मान लिया इन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया, हो सकता है इनके आकाओं ने इनको हुक्म नहीं दिया, लेकिन 32 एमएलए भूख हड़ताल तो कर सकते थे। अगर भूख हड़ताल पे बैठ जाते तो भी किसान के आंदोलन को मजबूती मिलती, लेकिन करें कैसे? एक सच्चाई और आपके बीच में है। ये जो काले कानून है लागू बीजेपी ने करे थे, लेकिन लिखने वाली कांग्रेस है। 2012 में मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। 6 दिसंबर 2012 को लोकसभा में ये कानून लाए गए थे। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस कमेटी के चेयरपर्सन थे। उस समय ये कानून लागू क्यों नहीं हो पाई, ये बड़ी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के बहुमत से सत्ता में थी, अकेली बहुमत में नहीं थी।
अकेली बहुमत में तो बीजेपी आई। पूरे हिंदुस्तान के हर राज्य के क्षेत्रीय दल को कमजोर बनाने की मुहिम, हर एक क्षेत्रीय दल को तोड़ने की मुहिम चलाई और इस मुहिम का शिकार अपा भी हुए। हमारे ही घर में से कुछ गद्दार नेता निकले, चौटाला साहब की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता की बड़ी थाली को खिंडाने का काम किया। आज जहां पे भी जाती हूं ये बात सुनने को मिलती है कि फोटो चौधरी देवीलाल जी की देखी थी, इसलिए हमने वोट किया। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके बीच में आएंगे उन्हें एक बात समझाना कि फोटो लगाने से चौधरी देवीलाल जी नहीं कहलाते, त्याग करने से चौधरी देवीलाल जी कहलाते हैं। चौधरी देवीलाल जी वो हस्ती रहे जिनके सामने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी थी और उन्होंने एक बात कही कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, हिंदुस्तान का ताऊ बन के जीना चाहता हूं। और आज तक हमारे दिलों में ताऊ की छवि के रूप में वो जिंदा है। अगर उनकी नीति को किसी ने आगे बढ़ाने का काम किया तो वो आदरणीय अभय सिंह चौटाला है। आप एक बात बताओ, आप सब मुझसे राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा समझदार है, क्योंकि आदमपुर हल्का, अगर मैं राजनीतिक बात आदमपुर हल्के में आके करूं तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। आप सब लोग राजनीतिक तौर पे मुझसे समझदार हैं। विधानसभा का सत्र भी आपने देखा, जैसा मैंने कहा कि एक सीट इंडियन नेशनल लोकदल को आपने दी। आप बताओ, क्या वो एक एमएलए 89 पे भारी पड़ा कि नहीं पड़ा? उसका कारण है क्षेत्रीय दल, क्योंकि क्षेत्र के नेता को आपकी बात, आपकी आवाज उठानी पड़ेगी। ये जो बड़ी पार्टियां हैं, इनके लिए हरियाणा प्रदेश केवल 10 सीटें हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। 543 सीटों में से 10 सीटों के आप सोचो मायने क्या है। ये लोग जो कानून बनाते हैं दिल्ली की गद्दी पे बैठ के, ये बड़े राज्यों को देख के बनाते हैं। हरियाणा प्रदेश के इतिहास में किसी भी क्षेत्रीय दल ने अगर दिल्ली की गद्दी हासिल करने का काम भी किया है तो वो भी इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी ने किया है। बाकी आज तक इतिहास में कोई क्षेत्रीय दल उस गद्दी तक नहीं पहुंच पाया। हम 10 सीट होते हुए भी पहुंचे। आज फिर मैं आपसे कह रही हूं, क्षेत्रीय दल को मजबूत बनाओ ताकि हमारा हरियाणा प्रदेश मजबूत बन सके। सबसे बड़ी चीज भारतीय जनता पार्टी ने यही करी, हरियाणा वासियों को कमजोर बनाने की मुहिम चला रखी है। सबसे ज्यादा हरियाणा प्रदेश के बारे में एक बात विख्यात है कि हरियाणा प्रदेश गुलामी बर्दाश्त नहीं करता। आज भी दबंगता से सरकार में बैठे लोगों का अगर सामना हरियाणा प्रदेश कर रहा है तो वो हरियाणा प्रदेश की जनता दबंग है इसलिए कर रहे हैं। नहीं तो ये 13 महीने आंदोलन चलाना कोई आसान काम नहीं था। मैं तो आपसे फिर प्रार्थना करूंगी, ये जो मेरे सामने तीनों ही कैंडिडेट हैं, इनका भी एक बार आप इतिहास जरूर देख लेना। आजकल तो गूगल पे सब कुछ आ जाता है और जब आप इनका इतिहास देखोगे तो तीनों ही आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को धोखा देके गए हुए हैं। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगी, इन 3 एजेंटों को वोट मत देना, अपनी बेटी अपनी बहन को वोट दे देना।